जो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। जी हाँ बच्चों, तो इस सब्जेक्ट का बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 1 कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। बेसिकली आप इसको सैंपल पेपर समझ सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट पेपर समझ सकते हैं। आपको पता ही होगा बच्चों कि आपका 2 जून को, जी हाँ बच्चों, 2 जून 2022 को आपका पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस पेपर को पूरा जरूर देखें। और जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और हिस्ट्री कह रहा हूँ, हिस्ट्री तो अभी चलाऊंगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का आपका मैंने चलाया था, साथ ही साथ जियोग्राफी का चलाया था, इंग्लिश का चलाया था सीरीज, उसी तरह से मैं आपका फिजिकल एजुकेशन का भी लाने वाला हूँ। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ आपसे लाइक चाहिए इस वीडियो पे, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और आपका प्यार भरा कमेंट, जो आप कमेंट करते हैं वो चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कीजिए बच्चों। आपके लिए जो टर्म 2 का आपका पेपर होने वाला है, इसके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का पेपर लाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। आज का ये जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, इसको लाने में, बनाने में कह लीजिए बहुत मेहनत लगा है। तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये जो पेपर है हमारा, ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इंग्लिश में इसको फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 030, जिसको मतलब 030 कह सकते हैं, और हिंदी में इसको शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। निर्धारित समय, यानी कि ये जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा और अधिकतम अंक 35 होंगे, यानी कि 35 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो यहाँ पर देखिए सीरीज लिखी हुई रहेगी, एक आपका सेट लिखा हुआ रहेगा। आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो सेट 1 2 3 4, इन चारों सेट में से कोई एक सेट आएगा। तो पहला सेट मैं आज आपको ऑलरेडी करवा रहा हूं, और ऑलरेडी कह रहा हूं मतलब करंटली करवा ही रहा हूं आपको, और आगामी भविष्य मतलब आने वाले दिनों में सेट 2 3 4 ये सब भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा के रखिएगा। यहाँ पर देखिए कोड नंबर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, और नीचे चले तो एकदम बेसिक सी बात है कि 22 पेज यहाँ पर आपको छपे हुए देखेंगे, देखने को मिलेगा। जो अभी मैं पेपर करवा रहा हूँ इसके अंदर जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आएगा, इसके अंदर 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नीचे चले तो जो इसका सामान्य निर्देश है, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन का जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आएगा आपके लिए, तो उसके शॉर्ट में जल्दी से हम कवर करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो ये बताया गया है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का, ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि जो आपका सेक्शन ए रहेगा आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, उसके अंदर टोटल आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 7 प्रश्नों को हल करना है बच्चों। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये जो आपका सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका जो आपको आंसर देना है बच्चों, ये 30 से 50 शब्द के अंदर देना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 में से 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, 3 प्रश्नों को हल करना है। और जो सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, और इनका जो आंसर आपको लिखना है, ये 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन सी में आपसे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों को, 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर आपसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर अगर आप लिखते हैं तो 100 से 150 शब्दों में, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना है। ये आपकी शब्दों की सीमा है, वर्ड लिमिट है। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों सामान्य निर्देश हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में रीड करना है, तो ये आपकी स्क्रीन पर रहा, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड अ भी कह सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब मैंने 12th किया था 2019 में, अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, तो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था ये मेरे पास नहीं था। मेरे पास जियोग्राफी था बच्चों इसके अल्टरनेट में, और टूरिज्म वगैरह था। ठीक है,
लेकिन आज तक का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर और आपका इतना जो मोस्ट डिमांड आ रहा है उसके आधार पर मैं आपके लिए पेपर लाया हूं। तो थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा हो जाए, मतलब आगे पीछे हो जाए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा आपको पेपर को करवाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए। जैसे आपने जियोग्राफी में, पॉलिटिकल में, इंग्लिश में, हिंदी में देखा, उसी तरह से जो फिजिकल का सीरीज हम लाएंगे उसके अंदर आपको मैं करवाऊंगा। तो देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति क्या है और इसके प्रकारों को बताना है 2 नंबर में। तो देखिए शक्ति की परिभाषा लिखेंगे तो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति द्वारा एकांत समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड में जब कोई चीज या फिर कोई आदमी कोई काम करता है तो उसको शक्ति कहा जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अधिकतम शक्ति, ठीक है, दूसरा होता है आपका विस्फोट शक्ति और तीसरा होता है शक्ति सहनशीलता। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैसे यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से है कि व्हाट इज पावर एंड मेंशन करना है आपको इसके टाइप्स को। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो आपका वर्क के मतलब पावर के जो भी है टाइप्स जो है इसके यहाँ पर है, जैसे मैक्सिमम पावर, ठीक है, एक्सप्लोजिव पावर, इस तरह से स्ट्रेंथ जो भी है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलिए। बेसिकली हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा और प्लस में इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको उसका जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन है वो दिखा दूंगा और उसका आंसर दिखा दूंगा कि इंग्लिश में आपको आंसर कैसे लिखना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को देख सकते हैं, आप दोनों के लिए ही फायदेमंद है। और इसकी मैं कह सकते हैं श्योरिटी लेता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के अंदर आएंगे। प्रीवियसली आपने देखा भी होगा जितने हमने करवाए थे उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्टलेक प्रशिक्षण का व अंतराल प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। जो हमारा फॉर्टलेक प्रशिक्षण है और अंतराल प्रशिक्षण है इसके अंदर आपको डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फार्टलेक ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है, इसको समझिए बच्चों। देखिए पहले तो जो हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें। इसमें पेस में परिवर्तन होता है। ठीक है, यह 15 से 45 मिनट तक का होता है। ठीक है, इसमें आराम नहीं होता है, इसमें आपको रिलैक्स करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यह लगातार की जाती है, मतलब रेगुलरली, लगातार, कंटिन्यूअसली करते रहिए। तो ये होता है हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग कह सकते हैं आप। और नीचे आएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा अंतराल ट्रेनिंग। अंतराल ट्रेनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है, यह 30 से 150 मीटर तक होती है, इसमें आराम होता है और इसमें अंतराल भी होता है। इसके अंदर आपको इंटरवल भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फार्टलेक के बारे में इस तरह से आपको लिख देना है बच्चों। और नीचे चलते हैं तो ये भी देख लीजिए। तो ये देखिए इंटरवल के बारे में आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का आपको वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो इसका विधि क्या है, मेथड क्या है, जब ये हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है तो इसका क्या तरीका होता है। तो देखिए यह फार्टलेक विधि यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है और स्वीडन के गोस्ट होल्डर ने 1930 में इसको बनाया। इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, होल्मर ने बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस विधि में जो हमारा धावक है अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, और इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अगर ये क्वेश्चन आपसे हिंदी मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, नीचे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले तो इस तरह से पूछेगा कि डिस्क्राइब द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। और आंसर जो आपको अब लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर लिखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों की सीमा का बहुत ध्यान रखिएगा ताकि आपका टाइम बच सके। 2 घंटे का पेपर है बेसिकली आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन
कि अक्रिय व सक्रिय लचक में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। सक्रिय लचक क्या होता है, यानी कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और अक्रिय लचक मतलब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। तो देखिए, जो सक्रिय लचक होता है, इसमें बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूरी तक गति करने को सक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे खिंचाव होता है, व्यायाम होता है, बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करता है आदमी, ठीक है। और अक्रिय लचक में क्या होता है ना, शरीर की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक जो गतियां हैं वो की जाती है, जैसे कि किसी बाहरी सहयोग द्वारा खिंचाव व व्यायाम किया जाता है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों हिंदी मीडियम में। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछ लेता है तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव जो है सो कि इलास्टिसिटी, इस तरह से होगा। तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन की हर्बर्ट सोल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या करनी है आपको। तो देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि सोल्डर ने शरीर का वर्गीकरण 3 भागों में किया। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया ना, शरीर का जो वर्गीकरण होता है, मतलब शरीर को बांटना होता है ना, 3 तरह से बांटा इन्होंने। और वो एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, जिसका जन्म जो हुआ था ना 19 नवंबर 1898 में हुआ था। और उन्होंने व्यक्तिगत कह लीजिए व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग है आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपका एक्टोमॉर्फी होता है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नीचे चले तो 2 और भाग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब जो बांटा हुआ है हमारा। मेसोमॉर्फी होता है एक तो हमारा, और एक होता है एंडोमॉर्फी होता है। तो इस तरह से उन्होंने बांटा था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चले, यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय हर्बर्ट शेल्डन, ठीक है, इस तरह से। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है कि वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, और वगैरह वगैरह जो 3 चीजें उन्होंने बताई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों ही बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जियोग्राफी की तरह ही है ये, बहुत ज्यादा चांसेस है इन क्वेश्चंस के आने के पेपरों के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 6वां क्वेश्चन कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के बीच में उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए, अंतर्मुखी क्या होता है, कमजोर आत्मविश्वास का होता है, उदासीन होता है, इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, शांत देखने को मिलेगा आदमी, निराशावादी देखने को मिलेंगे, कम सामाजिक देखने को मिलेंगे। और जो बहिर्मुखी भूमिका निभाते हैं किसी भी समाज या कहीं पर भी, तो वो आत्मविश्वासी होते हैं, ऊर्जा होती है उनके अंदर, जिंदा दिली होती है, आशावादी लोग होते हैं, सामाजिक होते हैं वो। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आंसर रहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। इसका लक्ष्य जो है वो आपको लिखना है, मतलब फर्स्ट एड टाइप का होता है ये। तो किसे कहते हैं, देखिए, प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम ऐसी चिकित्सा है जो रोगी या घायल व्यक्ति को आपातकालीन व दुर्घटना के समय डॉक्टर के आने से पहले बीमार रोगी या घायल को दर्द के आराम के लिए दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत तेज बुखार है, ठीक है, तो डॉक्टर तो अभी आया नहीं है, तो उस हिसाब से क्या करेगा, उसको फटाफट पैरासीटामोल देगा ताकि कुछ तो बुखार कम हो। अब उसको बुखार किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो कि मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि उनका प्राइमरी लेवल पे कह सकते हैं, प्राथमिक लेवल पे उनका छोटी मोटी तौर पे इलाज हो सके, जिससे कि आगे चल के समय मिले जान बचाने के लिए उसको, ठीक है। वही अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य होता है जान बचाना, वही मैंने आपको बताया, टू प्रिवेंट लाइफ, बीमार और दर्द से आराम दिलवाना, ठीक है, मतलब बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना। तो इस तरह से ये इसका एम होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि राइट द गोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और नीचे चलूं मैं तो इस तरह से फर्स्ट एड का गोल क्या होता है, टू प्रिवेंट लाइफ,
ठीक है ना, जो पेशेंट होता है उसको दर्द वर्द ना हो, इस तरह से गोल होता है। यही क्वेश्चन आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है बच्चों 2 नंबर के अंदर, तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लक्ष्य बताना है आपको। तो प्राथमिक चिकित्सा जो भी सहायता होती है उसका लक्ष्य होता है जान बचाना, बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना, घायल और बीमार व्यक्तियों को संभालने की कोशिश की जाती है, पुनः शक्ति प्राप्ति की कोशिश होती है, तो रिकवरी करने का कोशिश किया जाता है, तेजी से चिकित्सा यानी कि फास्टली उसको जो है सो कि मेडिकल इक्विपमेंट से मेडिकल वाली चीजें प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल एड दी जाती है उसको, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अक्षमता और विकार में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए अक्षमता जो होती है ना शारीरिक भी हो सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, विकार मुख्यतः मानसिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज है कि एक्सप्लेन करना है आपको, डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट करना है एक तरह से बिटवीन डिसेबिलिटी क्या होता है हमारा और डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अक्षमता बोले तो डिसेबिलिटी यानी कुछ ही मतलब किसी भी तरह से डिसेबल हो जाना, जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है तो होता है ना हैंडीकैप, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन डिसऑर्डर मतलब मानसिक रूप से उसको कोई बीमारी है तो वो हमारा विकार कहलाता है। अक्षमता मतलब डिसेबिलिटी जो शारीरिक रूप से हो सकता है, विकार मतलब डिसऑर्डर होता है आपका जो कि मानसिक रूप से होता है, जैसे किसी को मानसिक बीमारी होती है, कोई पागल होता है तो उसको क्या है, विकार है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जो डिसेबिलिटी है, अक्षमताएं हैं वो शारीरिक हो सकती हैं, विकार जो होता है ना मुख्यतः मानसिक जो रोगों से संबंधित होते हैं। शारीरिक अक्षमताएं स्थायी प्रकृति की होती हैं, मानसिक विकार का उपचार संभव है, परंतु विकारों का उपचार यदि मतलब विकार जो होते हैं ना उसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो वह अक्षमता में परिवर्तित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डिसेबिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई हैंडीकैप हो गया, किसी का टांग नहीं होता है, मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, तो वो परमानेंटली होते हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकता जल्दी। लेकिन जो आपका डिसऑर्डर है, जिसको मानसिक रूप से कोई बीमारी है, तो वो ठीक हो सकते हैं, उनकी संभावना होती है, लेकिन अगर समय पे उनका इलाज नहीं किया गया तो वो भी किसकी ओर बढ़ चलते हैं, डिसेबिलिटी की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो परमानेंटली उनका कोई इलाज संभव नहीं है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा 2 नंबर में तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो आपको आंसर जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर बेसिकली हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन, कि दमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 आसनों की सूची बनाइए और 2 लाभ लिखिए, ठीक है। तो आसनों की अगर हम बात करें यानी कि कौन कौन से आसन आप योग के आसनों को कर सकते हैं, तो जैसे ये कर सकते हैं आप, सुखासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, गोमुख आसन कर सकते हैं, ठीक है, पर्वतासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, और इन सब आसनों के आप चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारा चित्र आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आसन किया जा सकता है जो दमा है उसकी रोकथाम के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके आपको कोई क्या करने हैं, 2 इस तरह से लाभ लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पूछ भी रखा है कि कोई इसके 2 लाभ लिख दीजिए, तो इस तरह से 2 लाभ लिख देने हैं तो आपको इजीली जो नंबर है वो मिल जाएगा 3 नंबर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा है कि अक्षमता के प्रकारों को समझाइए। अक्षमता मैंने आपको बताया था, अगर इंग्लिश में आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैटर नहीं करता भाई, हिंदी मीडियम में क्या होता है ना कि आपको पर्यायवाची शब्द दे देगा ताकि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ, तो आप इंग्लिश उसका जरूर देख लिया कीजिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आता है वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो इंग्लिश देखेंगे ना, इंग्लिश में लिखा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब हाँ वही जो डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्परेरी भी डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी ज्यादातर परमानेंटली होता है, जैसे कि हमने देखा ही, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के बारे में बताना है कि कितने टाइप्स के डिसेबिलिटी होता है, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से संबंधित कैसे आपको आंसर लिखना है अपने पेपरों में, तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं बच्चों। तो देखिए जो अक्षमता है उसके प्रकार यानी टाइप्स क्या क्या होते हैं डिसेबिलिटी के,
तो पहला होता है हमारा शारीरिक अक्षमता, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है संज्ञानात्मक अक्षमता, इसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यान से देखते चलिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयरली देखा जाए तो। अगला है हमारा बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं। फिर ये मानसिक कार्य के अंदर आपको जैसे पढ़ना, तर्क देना, चीजों को समझाना आदि, इसमें दिक्कत आएगी। फिर आएगा अनुकूली व्यवहार, इसके अंदर भी दिक्कत समस्या आने लग जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना है आपको कि फिजिकल डिसेबिलिटी और हमारा जो शारीरिक होता है, मतलब वही फिजिकल जो भी है, फिर इस तरह से डिसेबिलिटी आप यहाँ रीड करते चलिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। फिर नीचे चले तो इंटरएक्चुअल डिसेबिलिटी होता है हमारा, मेंटल फंक्शंस के अंदर आता है, एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी और इंग्लिश में लिखना था, पेपर में आता है। तो आगे हम लोग आ गए बच्चों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि कोमल उत्तकों की चोटें क्या है, खेलों में इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो कोमल उत्तकों की चोटें क्या होती है ना, जिसमें त्वचा, मांसपेशियां, स्नायु बंध जो हमारा होता है ना, एवं उत्तकों में लगने वाली जो चोटों को कोमल उत्तक चोटें कहते हैं। अब हम लोग जो खेलों में लगने वाले चोट है उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए उसके बारे में कि शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से गरमाना चाहिए, उचित कह सकते हैं अनुकूल करना चाहिए। उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। खेल मैदान या कोर्ट साफ व समतल होने चाहिए, ज्यादा उबड़ खाबड़ ना हो। खिलाड़ियों को खेलने के नियम भी जानकारी पता होनी चाहिए कि भाई कैसे खेलना है। आप पता चले वो हॉकी खेल रहा है और वो WWE खेलने लग जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहने चाहिए। थकावट और बीमार उमार हो तो उसमें आपको खेलना नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इन सब चीजों से बच सके। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर अपना लिखते चलना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको लिखते चलना है। नीचे चलते हैं, ये रहा आपका आंसर इंग्लिश मीडियम में। अब हम लोग आ गए हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार के विस्थापनों को समझाना है आपको। जोड़ों का विस्थापन क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। जोड़ों का विस्थापन हमारा जो होता है वो होता है डिसलोकेशन, एक मुख्य चोट है। वास्तव में यह जुड़ी हुई है अस्थियों के जोड़ों की सतहों का विस्थापन से। विस्थापन निम्न प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये समझ लीजिए बच्चों। पहला होता है निचले जबड़े का विस्थापन होता है, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। और दूसरा होता है कंधे के जोड़ का विस्थापन होता है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इस तरह से जॉइंट्स। ये यहाँ पे हटाइए इसको, ये 13 नहीं आएगा, जॉइंट्स, ठीक है। एनी टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई भी दो तरह का डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह लीजिए। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अस्थि भंग के प्रकार लिखे तथा किन्हीं तीन के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। अस्थियों की चोटों के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो पहला होता है हमारा साधारण अस्थि भंग होता है हमारा, ठीक है, सिंपल जो फ्रैक्चर होता है। दूसरा होता है मिश्रित अस्थि भंग यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर होता है हमारा। फिर होता है जटिल अस्थि भंग यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है बच्चों 3 नंबर में। वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा इंग्लिश में कि राइट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एंड राइट ब्रीफली अबाउट एनी थ्री, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन इंजरीज। तो हमारे जो हड्डियों में चोट लगता है, इंजरी होती है ना, तो किस तरह से डिफरेंस होता है, तो उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं बच्चों, कह सकते हैं एंड होते हैं। अब हम लोग आ गए हैं हमारा अगला सेक्शन, बोले तो सेक्शन सी, जिसको हिंदी में आप खंड स भी कहते हैं। इसके अंदर अब हम लोग देखेंगे बच्चों बेसिकली 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 15वां क्वेश्चन, कि मोटापे को परिभाषित करना है आपको और मोटापे को कम करने में मदद करने वाली किन्हीं दो आसनों की जो प्रक्रिया है, कैसे आसनों को कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके संकेतों का वर्णन करना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और ये आपको डिस्क्राइब करना है इस तरह से,
तो चलिए इसका आंसर समझते हैं कि मोटापा जो होता है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए आज पूरी ही दुनिया में लोग मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा जगह जगह फैल चुका है बच्चों, आप ये मान के चलिए। और दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार जो है ना आदर्श भार से 20% या इससे अधिक हो जाता है तो ये मोटापा कहलाता है। मतलब मोटापे में सामान्यतः उसका फैट बढ़ जाता है, ठीक है, फैट की जो स्तर है या ये सब चीजें बढ़ जाती है, वसा वगैरह। और नॉर्मली जितना उसका वेट होना चाहिए उससे 20% ज्यादा उसका वेट हो जाता है, तब मोटा आदमी कहलाता है। हमारी खान पान की गलत आदतों के कारण भी हम लोग जो पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और बाहर के चीजों को खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड वगैरह को, इससे भी हम लोग मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। मोटापे से हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, गठिया, कैंसर, ये सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर थायराइड वगैरह भी देख सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर मोटापे से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटापा। अब नीचे चलिए, इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, एंड क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया बच्चों की, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन कि अक्षमता के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको, ठीक है। अक्षमता बोले तो मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब इन डिटेल्स कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, जो मतलब डिसेबल हो जाता है ना, जैसे हैंडीकैप वगैरह होते हैं इस तरह से, तो क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न कारण हो सकते हैं। कोई आदमी परमानेंटली डिसेबल है तो आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से भी डिसेबल हो सकता है, उसके माता पिता और उनके जो माता पिता रहेंगे, खानदानी भी चल सकता है, वही आनुवांशिक रूप से कह सकते हैं, ठीक है। डीएनए वीएनए में भी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उसको मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, वो भी डिसेबल हो सकता है, डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है, जैसे लकवा मार जाना परमानेंटली, इस तरह से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आमतौर पर ये देखा भी जाता है। उसके बाद कभी दुर्घटना हो जाती है तो भी आदमी परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। आजकल भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में दुर्घटना होना भी कोई मतलब जाहिर आम बात सी हो गई है, ठीक है। कुपोषण का शिकार होना, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिलती हैं आज के टाइम पे, आप देखेंगे तो बहुत सारी विटामिन की कमी रहती है शरीर में, जिस कारण से क्या होता है, आप डिसेबिलिटी की ओर कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। बीमारियां, बहुत तरह की बीमारी होती है, इलनेस होती है, जिस कारण से आदमी डिसेबिलिटी की ओर चला जाता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स द कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, और जो आपको आंसर देना है इस तरह से कि जेनेटिक हो सकता है ये, ठीक है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से डिसेबिलिटी आ सकती है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हो सकता है, इलनेस के कारण हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। आगे अगर मैं चलूं बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन है कि खेल चोटों से किस प्रकार बचा जा सकता है, मतलब खेलते खेलते अगर आपको चोट लग जाती है तो कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए खिलाड़ियों का जो जीवन होता है ना बहुत मूल्यवान होता है, बहुमूल्य होता है। खिलाड़ियों को कई बार इस प्रकार की चोट लग जाती है कि वह दोबारा कभी भी खेल नहीं पाते हैं, उसका खेल जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो स्पोर्ट्स का करियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालांकि बहुत सी चोटें जो होती है ना, खेल का चोटों का उपचार हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक कटु सत्य है कि इलाज से परहेज बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन जरूरी है, आपको इलाज नहीं करवाना पड़ेगा, आप पहले ही उससे बच लीजिए, ठीक है ना। चोटों के खतरे को कम या समाप्त करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना, विशेषकर जब वे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह ले रहे होते हैं या प्रतियोगिता वगैरह में भाग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि एक चोट जो उसको जिंदगी भर संभालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से आंसर आप देख सकते हैं। तो बचाव बहुत जरूरी है, तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में दिखाऊं उससे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि उचित वार्मिंग कर सकते हैं आप, प्रॉपर वार्म अप कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, आप चोट से बच सकते हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा खेलना कैसे है। उसके बाद आप प्रॉपर जो आपका चीज होता है, अनुकूल टाइमिंग होता है, उस हिसाब से अपना खेल खेल सकते हैं, जिससे कि आप चोटों से बच सकते हैं। संतुलित आहार ले सकते हैं ताकि कमजोरी ना हो आपको। उसके बाद है अगला, खेल कौशल का उचित ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको स्पोर्ट्स का, कि अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी में कैसे खेलना होता है, कैसे बचना होता है, डिफेंड कैसे करना होता है और सारी चीजें कैसे खेलना होता है उसको। तो ये सारी चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है, उन सब का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे आप देखते होंगे ना, बैट बॉल या जिसको आप क्रिकेट कहते हैं, वो खेलने जाते हैं बच्चे कह रहा हूँ, मतलब बंदे या फिर कोई आदमी लोग, तो वो क्या करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जाते थे या फिर धोनी जाते हैं, तो क्या पहनते हैं, पैड पहनते हैं, सर में क्या पहनते हो, हेलमेट पहनते हैं ताकि बॉल सर में ना लगे। तो जो भी प्रोटेक्शन है खेल के अंदर, उनको लगाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब अगला यही क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इस तरह से इंग्लिश में पूछेगा कि हाउ कैन स्पोर्ट्स इंजरीज बी अवॉइडेड, मतलब कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे चले तो वार्म अप होना चाहिए आपका प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए आपका, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से अगर मैं नीचे चलूं तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना है जो भी जरूरी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि खेलों में तालमेल संबंधी योग्यता से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो योग्यताओं का वर्णन करें। तो तालमेल संबंधी योग्यता क्या होता है? तालमेल संबंधी योग्यताएं उन योग्यताओं को कहते हैं जिनमें क्या होता है ना, व्यक्ति अपनी गतिविधियों को व्यापक व संतुलित रूप से नियंत्रित कर सकता है। खिलाड़ी जो है ना, इन योग्यताओं के द्वारा गतिविधि के समूह को प्रभावशाली व अच्छे ढंग से करने में सक्षम होते हैं। तालमेल संबंधी योग्यता जो होती है ना, प्राथमिक रूप से केंद्रीय स्नायु संस्था सीएनएस पर निर्भर करती है, ठीक है। और तालमेल संबंधी योग्यता निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि आपका डिफरेंशियली एबिलिटी होता है आपका, ठीक है, डिफरेंशियल एबिलिटी जिसको आप अवलोकन योग्यता कहते हैं। स्थिति निर्धारक योग्यता होता है आपका। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से अपना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, तो यह है हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर नंबर 1 था, सैंपल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 वो समाप्त हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। फर्स्ट वीडियो था, देखता हूँ कितना ज्यादा लाइक आता है। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितनी भी हमारे चैनल पे वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा, ताकि आपकी टर्म 2 की जो तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके, बेहतर ढंग से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।